स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद। आज बच्चों जो हम टॉपिक की डिस्कशंस करेंगे वो है हमारा चैप्टर 5 और पॉलिटिकल साइंस से ये लिया गया है 12th क्लास वालों के लिए। और हमारा समकालीन दक्षिण एशिया मतलब कि साउथ एशिया के बारे में हम पूरा जानेंगे डिटेल्स में। और मैं आपको बता दूं इसके इंट्रोडक्शंस में हम क्या क्या चीज़ें आज इसमें पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि समकालीन दक्षिण एशिया में कौन से देश आते हैं वो कुछ आप देख सकते हो। वो उनके झंडे दे रखे हैं, ठीक है ना। हमारा हो गया श्रीलंका, हो गया इंडिया, हो गया पाकिस्तान, हो गया ये रहा श्रीलंका का फ्लैग, बांग्लादेश हो गया। इस तरीके से ही हमारे समकालीन दक्षिण एशिया के देश हैं। तो 20th सेंचुरी के जो लास्ट सालों में क्या हुआ बच्चों, इंडिया और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड में उसकी जो छाप है वो सभी को पता लगने लग गई। और इसके कारण ही इस क्षेत्रों के बीच सीमा और नदी जल समझौते विवाद भी हुए। जैसे कि आपको पता होगा सिंधु जल समझौता, इंडस ट्रीटी हुई थी ये इंडिया और पाक के बीच में 1960 में। और इसमें और क्या है बच्चों, हम इसके अलावा क्या पढ़ेंगे, आपने जातीय संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे, रिलीजियस स्ट्रगल के बारे में जो श्रीलंका में हुई थी। और इसमें हम और जानेंगे इन वजह से दक्षिण एशिया का इलाका बहुत संवेदनशील है। और अनेक जितने भी जो साइंटिस्ट हैं उनका यह मानना है कि यहाँ पे जितने भी जो है ये खतरे से भरा हुआ जितना भी जो राष्ट्र है, और इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे लोकतंत्र एक जैसा नहीं है। तो साउथ एशिया की जब बात की जाए दक्षिण एशिया की, तो आपस में सहयोग करने के लिए, विकास करने के लिए इन्होंने एक प्लान बनाया जिसका नाम क्या रखा बच्चों, सार्क, SAARC। इसको हम हिंदी में ऐसे भी लिख देते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये रहा आपका सार्क। तो ये हो गई बात बच्चों हमारी सार्क की। हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें वो हमने आपको बता दी। तो दक्षिण एशिया देश अपने आप को, संबंध को, रिलेशंस को और व्यापार को किस तरीके से आगे लेके जाते हैं, और उसमें जो डेमोक्रेसी है वो किस तरीके की होती है, उन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। और इवन इस सभी के बारे में जानते हुए हम एक चीज़ टॉपिक के बारे में और विशेष बारे में बात करेंगे, वो है आपका पॉलिटिशियंस के बारे में। तो हर एक जो पॉलिटिक्स है समकालीन दक्षिण एशिया की, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस पेंटिंग के ज़रिए से। तो हमारा सबसे पहले जो ये आप पेंटिंग देख रहे हैं एक वुमेन्स है और वो फ्लैग को लेकर खड़ी हुई है। तो येग्नी डेलोक्रो ने क्या किया, 1830 में एक पेंटिंग बनाई जिसका शीर्षक क्या नाम रखा, लिबर्टी लीडिंग द पीपल, मतलब कि लोगों के लिए आज़ादी होनी चाहिए, वहाँ पर ऐसी स्वतंत्रता की देवी की जनता बोला गया है इनको। अब आते हैं हम आगे बच्चों, बात करते हैं चैप्टर से। क्या है दक्षिण एशिया, व्हाट इट इज़ साउथ एशिया। अब साउथ एशिया की जब बात की जाए बच्चों तो उसमें भारत और पाकिस्तान सबसे पहले आते हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो हमारे अंदर जो एक्साइटमेंट होती है वो अंदर से ही निकल कर आती है। और ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं हम उसी को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से भारत में भी, इंडिया में भी कई ऐसे फैंस हैं जो कि पाकिस्तान को भी सपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब हम उनको देशद्रोही थोड़ी ना बोलेंगे, नहीं, क्योंकि कई ऐसे हैं, क्योंकि प्लेयर्स जो अच्छे खेलते हैं, अगर मान लो कोई ऐसा मैच होता है जिसमें कि पाकिस्तान खेल रही है तो वो कहीं हद तक जाए तो कई बार वो हमारा भी उल्लू सीधा करवा देती है। तो कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं तो जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो हम बिल्कुल उत्साह के साथ देखते हैं और हमारा एकदम आग बबूला हो जाता है जैसे ही कुछ होता है इन दोनों के देशों के बीच। तो ऐसे ही हमारे वास्तविक जीवन में भी बच्चों है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच काफ़ी ऐसी विषमताएं, असमानताएं हैं जो कि विभाजन के बाद हमें देखने को मिली है। तो इनके साथ हमारी शत्रुता भी है, मित्रता भी है,
निराशाएं भी है और विश्वास ट्रस्ट भी है बच्चों। तो शुरुआती दौर में दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश थे? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? दक्षेश के नाम से जानते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? दक्षिण एशिया। ठीक है बच्चों, तो ये हमें समझ में आ गया दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान। मतलब कहने का मतलब जो भारत की जितनी भी डायरेक्शंस हैं, पूर्वी भारत, उत्तरी दिशा में, पश्चिमी दिशा में पाकिस्तान है, उत्तरी दिशा में हमारा हम बात करें तो हमारा नेपाल और हमारा भूटान ये माना जाता है। और हमारा पूर्वी में है हमारा एक और है जिसका नाम बांग्लादेश है, और दक्षिणी की ओर हमारा श्रीलंका है। तो आइए हम आगे बात करते हैं इन सभी में। अब दक्षिण जितने भी जो साउथ एशिया है, साउथ एशिया में विभिन्न देशों की एक सी पॉलिटिक्स एक जैसी नहीं है, और उसमें क्या करना है, हमें कई प्रकार की विषमताएं मतलब कि इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अलग भी करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान में किस तरीके से डेमोक्रेसी को लाया गया और उसमें मिलिट्री शासन था। तो पाकिस्तान जो हम बात करते हैं, पाकिस्तान में पहले संविधान बनने के बाद देश के शासन की बागडोर किसको दी गई, मतलब कि पूरी कमान किसकी थी? जनरल अयूब खान। ये याद रखिएगा बच्चों, ये कई बार आपसे पूछता है सेना के कमांडर कौन थे पाकिस्तान के। तो जनरल अयूब खान, निर्वाचन भी किया गया था उन्हें, और उनके शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़का, मतलब कि जनता उनसे नाखुश थी और उन्होंने सैनिक शासन का रास्ता साफ कर दिया, और इस कारण वहां पर जनरल याहिया खान बागडोर ने संभाला, और सैनिक शासन दौरान बांग्लादेश ये संकट हो गया। सन 1971 में भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें भारत की बहुत बड़ी विजय हुई और एक नया देश उभर कर आया जिसका नाम था बांग्लादेश। बांग्लादेश आज़ाद होकर आया, मार्च में हुआ था बच्चों 1971 में। उस समय हमारे भारत में जो सबसे बड़ी और प्रतिभाशाली महिला प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी जी थी, उन्हीं के नेतृत्व में वो जीती। अब यहाँ पे जो सैन्य शासन था, उसके बाद यहाँ पाकिस्तान में जुल्फिकार भुट्टो निर्वाचन सरकार, मतलब पहली सरकार जब बनी लोकतंत्र की 1971 टू 1977 में। ठीक है बच्चों, तो ये जो उनकी सरकार बनती है, ये आपने देखा कब बनती है? 1971 टू 1977 तक, और यहाँ पे इस समय तक इनकी सरकार रहती है। और 1977 में जियाउल हक क्या करते हैं, जो सैन्य शासन के, वो क्या करते हैं, इनकी सरकार को गिरा देते हैं, और 1982 में दोबारा से लोकतंत्र का समर्थन मिलता है, और 1988 में फिर एक बार बेनज़ीर भुट्टो लोकतांत्रिक सरकार बनाते हैं। 1988 वह समय है जिस समय लोकतांत्रिक सरकार बनकर पाकिस्तान में तैयार होती है। अब इसके आगे पाकिस्तान में राजनीतिक बेनज़ीर भुट्टो की जिस पार्टी से जीते वो थी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग। 99 में आप सभी को पता होगा कि एक सरकार बनी थी जिनका नाम था परवेज़ मुशर्रफ। ठीक है ना, वो प्रधानमंत्री बने थे। उनके बाद नवाज शरीफ को भी हटा दिया गया, और 2001 में परवेज़ मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति पद से ले लिया, जिनकी मौत भी हो गई है अभी हाल फिलहाल में ही। और नवाज शरीफ को तो देशद्रोह के चक्कर में उनको जेल में डाल दिया गया है बच्चों, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा ये दे रखा है, जैसे कि ये बोल रहा है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा सैन्य शासन है, ये लोकतंत्र है, ये हमारा सैन्य शासन, लोकतंत्र, सैन्य शासन, मतलब कि पहले किसका शासन रहता है? सैन्य शासन तो 0 दे रखा है, फिर 1, इस तरीके से वहाँ पर एक तरह की सरकार नहीं रही। जोड़ घटाव में हमेशा अच्छा रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं। सेना के जनरल, पाकिस्तान के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के शासक, परवेज़ मुशर्रफ की दोहरी भूमिका, कार्टून संकेत, मतलब किस तरीके से सैन्य शासन और लोकतंत्र शासन पे दोनों पे ही उनका भरपूर
वो रहता है। तो आपने ये देखा कि पाकिस्तान में किस तरीके से वो जो उसकी राजनीति एक समान, मतलब सिमिलरिटीज़ नहीं थी, कभी मिलिट्री फोर्सेस सैन्य शासन तो कभी लोकतंत्र। आपने देखा जनरल अयूब खान के बाद याहिया खान आई और पहली सरकार 1988 में बेनज़ीर भुट्टो की जो बनी, लोकतांत्रिक सरकार कहा जाता है। अब आते हैं हम बच्चों इसमें बांग्लादेश के बारे में जानते हैं हम अच्छी तरीके से। 1947 1947 से 1971 तक बांग्लादेश को पाकिस्तान का अंग माना जाता था और इसी को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। और पूर्वी पाकिस्तान आपको पता है यहाँ ये किस लिए फेमस है, हमारा जो बंगाल टाइगर है यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस है। तो पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र था, वहाँ पे पाकिस्तान क्या चाहती थी, संस्कृति भाषा लादना चाहती थी, लेकिन वहाँ के लोग उनसे ना खुश थे। तो वहाँ के जो नेता थे शेख मुजफ्फर रहमान, उन्होंने जन संघर्ष किया। शेख मुजफ्फर रहमान ने संघर्ष किया और उन्होंने भारत की शरण मांगी। 1970 में चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान में सारी सीटों पर विजय मिली, किनको, शेख मुजफ्फर को। और अवामी लीग संपूर्ण पाकिस्तान के लिए संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया और वो चाहती थी इस पे अपना जोर जमाना। और इसीलिए भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी की मांग का सपोर्ट किया और इसी कारण भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और उसमें भारत की जीत हुई और एक नया देश निकल कर आया, बांग्लादेश। और बांग्लादेश में सबसे पहले जो सरकार बनी 1975 में संविधान संशोधन हुआ और यहाँ पे शेख मुजफ्फर रहमान वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं। उनकी अपनी पार्टी थी अवामी लीग। ये आप देख सकते हैं बांग्लादेश का कुछ चित्र है। सन 87 में जो वो दशक था जिस समय बांग्लादेश की जो दशा थी, जनरल इरशाद के खिलाफ लोकतंत्र समर्थन के दौरान पुलिस द्वारा मारे गए हुसैन की याद, मतलब ये दे रखा है किस तरीके से उनको मार दिया गया था जब उन्होंने आवाज़ उठाई थी। अब नेपाल की बात करते हैं बच्चों, हमने ये बात कर ली, नेपाल की बात करते हैं। नेपाल भी उसी तरीके से बच्चों एक यहाँ पे मजबूत लोकतंत्र समर्थन आंदोलन की चपेट में आकर राजा ने 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग की। राजा ने, यहाँ भी लोकतंत्र नहीं था 1990 तक इवन। और लोग वाग क्या हुए बच्चों, इन्होंने क्या किया, धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। और धरना प्रदर्शन शुरू करने के बाद यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे अचानक माओवादी जो है, माओवादी नेपाल के अनेक हिस्सों में अपना प्रभाव जमाने लग जाते हैं। माओवादी राजा सत्ताधारी अभिजन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह चाहते थे। वो चाहते थे कि वहाँ पे विद्रोह हो और सन 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया और सरकार को गिरा दिया और यह नेपाल में थोड़ा बहुत लोकतंत्र था वो भी खत्म हो गया। और 2006 में लोकतंत्र समर्थन प्रदर्शन हुआ। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग वाग वहाँ पे एकजुट होकर इकट्ठे होते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम, नेपाल की राजधानी आपसे पूछता भी है, ठीक है ना, तो आपको बताना है। अब आते हैं हम बच्चों श्रीलंका के बारे में। आपने देखा अभी तक राजनीति की बात चल रही थी, एक जैसी राजनीति नहीं थी बांग्लादेश में, नेपाल में और पाकिस्तान की हमने बात की। अब आते हैं हम बच्चों श्रीलंका के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन श्रीलंका में एक अलग ही घटना घट रही थी, वो थी अलग ही सिचुएशंस थी वहाँ पे। जातीय संघर्ष, मतलब कि रिलीजियस स्ट्रगल चल रहा था वहाँ पे, क्योंकि जो मेजोरिटी थे, जो बहुसंख्यक लोग थे वह थे सिंगली लोग। इसीलिए वहाँ की भाषा, वहाँ की शिक्षा में, वहाँ के रोजगार में सिंगली को ज़्यादा रियायत दी गई और तमिलों को रियायत ना मिलने की वजह से वह ज़्यादा नाखुश हुए, क्योंकि वह भी चाहते थे उनको भी सिंगली लोगों की तरह समान अधिकार मिले, लेकिन उनको नहीं मिला। इसी कारण उन्होंने क्या किया, 1983 में एक उग्र तमिल लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलेम की स्थापना की, जिसको लिट्टे के नाम से जानते हैं। तमिल इलेम यानी श्रीलंका के तमिल का एक अलग देश की मांग की उन्होंने।
और उसका पूरा नियंत्रण, कंट्रोल उत्तरी हिस्से में, जितने भी श्रीलंका का उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी पूर्व हिस्से में था। और श्रीलंका की समस्याएं भारतवर्षों के लोगों से जुड़ी हुई थी, क्योंकि जितने भी जो तमिल जनता थी वो भारतीय की ही थी, भारतीय श्रेणी से ही काफ़ी जो माइग्रेट करके गए थे वो वहाँ के ही थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि तमिल को 80 बनाया गया और वो किस तरीके से वहाँ की सरकार उनको एकजुट रहने के लिए बात करती है। और आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1948 में। ये चीज़ याद रखिएगा। अब आते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष। जैसा कि बच्चों हम सभी को पता है, भारत और पाकिस्तान के बीच कई ऐसे युद्ध हुए हैं 1947 टू 48 में को लेके, जम्मू कश्मीर को लेके। 1965 में भी युद्ध हुआ मसलों को लेकर। इसी तरीके से कश्मीर को 1948 में लेकर हुआ और वो चाहती थी कश्मीर को अपना हिस्सा बनाना। अब आते हैं बच्चों, आगे बात करेंगे हम उसी तरीके से 1971 में जो युद्ध हुआ बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए। फिर उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा जो सिंधु जल समझौता हुआ पानी को लेकर, वो आपने पढ़ा होगा। इसमें नदियों का विभाजन कर दिया गया, जिसका जल कुछ प्रतिशत भारत यूज़ करेगा और कुछ प्रतिशत 20 और 80% कर दिया गया था। 5 नदियों का बंटवारा हुआ था। अब आते हैं भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश के साथ संबंध। बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर काफ़ी ज़्यादा बात होती रही है। आपको मैं बता दूं, जो हमारी गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इन देशों के बीच इसके बीच काफ़ी विरोध भी हुआ है और यहाँ पे कट्टरपंथी रहने के साथ साथ वह हमारे प्राकृतिक जितने भी निर्यात करने के फैसले में वो नाखुश थे, जिसके कारण उनके बीच कहासुनी हुई। लेकिन पाकिस्तान से जितनी हुई है उतनी ज़्यादा हमारी और किसी से नहीं हुई है। नेपाल से हमारे रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे हैं, वर्तमान समय में भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं। हम बिना वीज़ा के भी वहाँ पर प्रवेश आवागमन कर सकते हैं। तो ये तो था भारत के साथ रिलेशंस। अब आते हैं बच्चों, हम आगे जानेंगे कि दक्षिण एशिया ने सारे झगड़ों को सुलझाने के लिए क्या नीति अपनाई। तो दक्षिण एशिया ने क्या किया, अपने संबंध को सुधारने के लिए उन्होंने शांति सहयोग की स्थापना करनी की और उसका नाम क्या दिया, सार्क। सार्क को इंग्लिश में फुल फॉर्म जो है आपकी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1985 में होती है। इसका मुख्य मेन मोटिव, इसके जो मौन सचिव होते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान। और आगे हम इस पर बात करेंगे, ये मुख्य उद्देश्य क्या होता है इसका, कि ये दो देशों के बीच के आपसी मतभेदों को सुलझाएंगे और व्यापार को एक की ओर लेकर जाएंगे। ये इनका मुख्य उद्देश्य था सार्क का, ठीक है ना। फिर इन्होंने व्यापार को और तेजी से बढ़ाने के लिए एक नई भूमिका को अपनाया और उसका नाम क्या था बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। वो नेम था बच्चों साफ्टा। साफ्टा मतलब बच्चों आपको FTA बताया था मैंने चीन के बारे में। उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए फ्री ट्रेड एरिया चलाया था, मुक्त व्यापार क्षेत्र। उसी तरीके से दक्षिण एशियाई देशों ने, साउथ एशियाई कंट्रीज ने चलाया फ्री ट्रेड एरिया, ताकि देशों के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया जा सके। इसीलिए 2004 में क्या किया गया, इसको 20% जो रेट था उसको सीमा शुल्क को घटा दिया गया, जिससे कि व्यापार और तेजी से की जा सके। इसी तरीके से बच्चों ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है और आपको अपनी तैयारी करनी है। इससे हमारे 6 नंबर का क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट आता ही आता है। या तो एक नंबर के 2 क्वेश्चंस देंगे या तो आपको वो 4 मार्क्स का देंगे। इसी तरीके से यदि वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।